माँ और पिताजी आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए। अब मैं आप दोनों के बिना इस दुनिया में कैसे जी पाऊंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। रतन, ओ रतन, कहाँ मर गया? घर से बाहर तो आ। क्या हुआ जमींदार बाबू, क्या बात है? आप मुझे क्यों पुकार रहे हो? क्यों पुकार रहे हो का क्या मतलब है? मुझे मेरा किराया चाहिए। पिछले महीने का भी किराया बकाया है और इस महीने का भी। जा जा, तू मुझे किराया ला कर दे। किंतु जमींदार बाबू, मैं तुम्हें किराया कहाँ से लाकर दे पाऊंगा? मेरे तो माता पिता भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। हाँ हाँ, जानता हूँ तेरे माँ बाप तुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए, किंतु अब मुझे मेरा किराया कौन देगा? देख रतन, तू मुझे मेरा किराया दे, वरना तू मेरा यह घर खाली कर। किंतु जमींदार बाबू, मैं कहाँ जाऊंगा? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जरा आप मेरे ऊपर दया कीजिए। अगर मैं यूं ही दया दिखाता रहा तो एक दिन लोगों के घर जा जाकर मुझे भी भीख मांगनी होगी। चल अब जा यहाँ से। दया कीजिए जमींदार बाबू, मेरा इस गांव में कोई नहीं है। मैं किसके पास जाऊंगा? तुझे एक बार कहा ना मैंने, जा यहाँ से। अब मैं किसके पास जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा और ऊपर से इतने जोरों की भूख लग रही है। आखिरकार ये मेरे साथ हो क्या रहा है? पता नहीं अगले जन्म में मेरे ऐसे क्या बुरे कर्म थे जो मुझे इस जन्म में इतना दुख मिल रहा है। मेरे माता पिता मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए और अब तो मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। गांव में मैं सब लोगों के पास गया, किंतु मेरी सहायता किसी ने भी नहीं की और ऊपर से इतने जोरों की भूख लग रही है। पता नहीं आज मुझे खाना मिलेगा या नहीं। लगता है ये लड़का बहुत ज्यादा ही दुखी है और इस बेचारे को बहुत जोरों की भूख भी लगी है। रुको रुको, मैं अभी इसके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ। अरे वाह, आम! चलो इन आमों को खाने के बाद मेरी भूख मिट तो जाएगी। तुम्हारी भूख खत्म हुई या फिर मैं तुम्हें और फल तोड़ कर दूं? अरे अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ आसपास तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। अरे मैं बोल रहा हूँ, रुको मैं नीचे आता हूँ। क्या तुमने मुझे ये आम के फल तोड़कर दिए थे? हाँ हाँ, मैंने ही तुम्हें आम के फल तोड़कर दिए हैं। अगर तुम्हें और भूख लगी हो तो मैं तुम्हें और भी फल तोड़कर दे सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, इन आमों को खाने के बाद मेरी भूख खत्म हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे खाने के लिए आम तोड़कर दिए। अरे इसमें शुक्रिया कैसा? तुम्हें भूख लगी थी और मैंने केवल तुम्हें आम के फल तोड़कर ही तो दिए हैं। इसमें कौन सी नई बात है? किंतु मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम बहुत ज्यादा ही दुखी लगते हो। क्या बात है? अरे प्यारे बंदर, मेरा दुख तुम्हें बताने से वो दुख कम नहीं हो जाएगा। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, किंतु दुख बताने से मन का बोझ हल्का होता है। कहो क्या बात है? अरे प्यारे बंदर, अभी कुछ महीनों पहले मुझे मेरे माता पिता इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। उनके जाने के बाद इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और आज जमींदार ने मुझे घर से निकाल दिया। पता नहीं अब मैं कहाँ जाऊँ। मैंने गांव वालों से सहायता मांगी, किंतु मेरी सहायता किसी ने भी नहीं की। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा। अरे तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, मगर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जैसे तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक वैसे ही मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है मित्र। क्या तुम्हारे भी माता पिता नहीं हैं बंदर? हाँ मित्र, मेरे भी माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मेरे माता पिता का शिकार एक शेर ने कर लिया था। बस जब से ही मैं भी इस जंगल में अकेला ही रहता हूँ। इसका मतलब हम दोनों के माता पिता नहीं हैं।
हम दोनों अनाथ हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, किंतु अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से हम दोनों साथ साथ इसी जंगल में रहेंगे। तुम मेरे साथ मेरे घर चलना। आज से तुम मेरे साथ वहीं रहना, और आज से हम दोनों एक सच्चे मित्र हैं। क्या तुम्हें मुझे अपने साथ रखने में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा ना, आज से हम दोनों एक दूसरे के सच्चे मित्र हैं, तो फिर परेशानी कैसी? चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। किंतु मित्र, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है। अरे तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी तैयार कर दूंगा, जिससे तुम पेड़ पर भी चढ़ सकोगे। मित्र, अब तुम इस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर आ जाओ। मित्र, तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है। देखो मित्र, ये मेरा घर है। आज से हम दोनों यहीं रहेंगे। यहाँ पर हमें कोई जंगली जानवर, शेर, भालू का भी खतरा नहीं है। मित्र, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी जाकर हम दोनों के लिए खाने को कुछ फल लेकर आता हूँ। ओ, आखिरकार मुझे आज शिकार मिल ही गया। मेरा मित्र अभी तक लौट कर नहीं आया है। उसे हर दिन तो इतना समय नहीं लगता। वो कोई मुसीबत में तो नहीं है? मेरा तो ये सोच सोच कर ही मन उछाले खा रहा है। चलो मैं जाता हूँ, उसे ढूंढता हूँ। पता नहीं मेरा मित्र किस हाल में होगा। मित्र, ओ मेरे प्यारे मित्र, मित्र तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मित्र, ओ मित्र। अरे क्या हुआ बालक, तुम ये मित्र कहकर किसे पुकार रहे हो? इतने घने जंगल में तुम्हारा मित्र खो गया है क्या? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा मित्र एक बंदर है और हम दोनों ही इस जंगल में एक पेड़ पर रहते हैं। तुमने मेरे मित्र को कहीं देखा है क्या? अरे बालक, अभी अभी मैंने एक शिकारी को एक बंदर का शिकार करते हुए यहाँ से जाते देखा। शायद वही तुम्हारा मित्र हो सकता है। क्या तुम मुझे उस शिकारी तक पहुँचा सकते हो? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, चलो मेरे साथ तुम। अरे हाँ, यही मेरा मित्र है। कृपया करके तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। अरे ओ शिकारी, तुम इस बंदर को छोड़ दो। और तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती है क्या, जो तुम बेचारे इन बेजुबान जीवों का शिकार करते हो? अरे तो होता कौन है मुझे रोकने वाला? मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये मेरा मित्र है, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। आप कृपया करके इसे छोड़ दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, किंतु तुम इस बेचारे बंदर को छोड़ दो। ठीक है, जब तुम दोनों इतना ही कहते हो तो मैं इस बंदर को छोड़ देता हूँ, किंतु मुझे बदले में कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, ये लो पैसे, तुम रखो, किंतु तुम इस बंदर को छोड़ दो। अरे ये क्या हो रहा है? मित्र तुम ठीक तो हो ना? हाँ मित्र, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ था? मैं तुम सभी का व्यवहार देखकर बड़ा ही खुश हुआ। रतन, तुम्हारी और ये बंदर की मित्रता बहुत पक्की है। और रामू, तुम एक साफ दिल के मनुष्य हो, जो तुमने दो सच्चे मित्र को मिलवाने के लिए इतना कुछ किया। अरे ये तो मेरा कर्म था, किंतु तुम हो कौन? रामू, मैं इसी प्रकार भेष बदलकर मनुष्यों की परीक्षा लेता हूँ, और जो मनुष्य का मन साफ होता है उसे मैं उपहार देता हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा मित्र मिल गया। मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है। अब मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और मैं उपहार लेकर आखिरकार करूँगा क्या? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी पत्नी थी, जो कि मुझे बरसों पहले ही इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। उसके जाने के बाद मैं गांव में अकेला ही रहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है,
किंतु मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, ये तुम तीनों की इंसानियत और ईमानदारी का उपहार है। इसे तुम तीनों आपस में बांट लेना। और अब मैं चलता हूँ। इस आभूषणों से भरे मटके को आप ही रख लीजिए, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात कहूँ, तुम दोनों का भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों ना हम तीनों एक साथ मिलकर अपना जीवन खुशी खुशी जिए। क्यों मित्र, हमें क्या करना चाहिए? मित्र, हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए और हम तीनों को खुशी खुशी अपना जीवन एक साथ मिलकर जीना चाहिए। ठीक है, आज से हम तीनों एक साथ मिलकर रहेंगे। रतन, ओ रतन, बेटा रतन। क्या हुआ पिताजी, आप मुझे सुबह सुबह क्यों पुकार रहे हो? अरे अभी तक तू नहाया नहीं, तुझे स्कूल जाने में देर नहीं होगी। अरे पिताजी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, आप तो आपके काम पर बेफिक्र होकर जाओ। मैं अभी तुरंत नहाकर स्कूल चला जाऊंगा। ठीक है, और मैंने तेरे लिए खाना बना दिया है, रसोई में जाकर तू खाना खा लेना। और स्कूल जाते वक्त अपना रसोई घर का दरवाजा याद से लगा कर जाना, वरना कल की तरह वो बिल्ली आज भी सारा खाना बर्बाद कर देगी। पिताजी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं रसोई घर का दरवाजा लगा कर ही जाऊंगा। चलो, अब मुझे तुरंत विद्यालय की ओर जाना चाहिए। अगर मैं कल की तरह आज भी विद्यालय देर से पहुंचा तो आज जरूर मास्टर जी पिताजी से मेरी शिकायत कर देंगे। आज सुबह से मछलियाँ पकड़ पकड़ कर थक सा गया हूँ और आज मैंने समय रहते ढेर सारी मछलियाँ पकड़ ली है और अब मैं थोड़ी देर उस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। पता नहीं भाग्यवान को इतनी जल्दी क्या थी जो वो मुझे और अपने पुत्र रतन को इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। चलो, अब ये सब बातें करने से कुछ नहीं होगा। अब मैं इन मछलियों को बाजार की ओर बेचने के लिए जाता हूँ। वैसे भी अब रतन का स्कूल से घर वापस आने का समय हो गया है। राजू को उसके पापा ने कितनी अच्छी और महंगी घड़ी खरीद कर दी है। काश वैसी घड़ी मेरे पास भी होती तो कितना अच्छा होता। मैं भी आज पिताजी से कहूँगा कि मुझे भी ठीक राजू की तरह घड़ी खरीद कर दो। अरे क्या हुआ बेटा, मैं तुझे कब से देख रहा हूँ। तू क्या सोच रहा है, क्या बात है? पिताजी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ बोल बेटा, क्या बात है? पिताजी, मेरे मित्र राजू को उसके पापा ने एक बहुत बढ़िया घड़ी खरीद कर दी है और ठीक वैसी घड़ी मुझे भी चाहिए। तो क्या आप मुझे वो घड़ी दिला सकते हो? बेटा, मगर अभी हमारे पास पैसे नहीं है और तू तो अच्छी तरह से जानता ही है, जमींदार का कर्ज हम पर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अरे पिताजी, आप हर बार मुझे यही कहते हो कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास मुझे कुछ दिलाने के लिए हमेशा पैसे होते ही नहीं हैं। अरे रतन बेटा, ऐसी बात नहीं है। चल ठीक है, तू इतना ही कहता है तो मैं तुझे वो घड़ी ला कर दूंगा। वैसे वो घड़ी कितने की है? पिताजी, वो घड़ी केवल 1000 रुपए की है। क्या 1000? तू जानता भी है 1000 में कितने शून्य होते हैं? पिताजी, मैं जानता हूँ 1000 में केवल 3 शून्य होते हैं। बेटा, तू जानता है ये बहुत अच्छी बात है, मगर 1000 कमाने में मुझे कई हफ्ते बीत जाते हैं, जब जाकर मैं 1000 कमा पाता हूँ। और तू चाहता है कि मैं तुझे 1000 की घड़ी दिलाऊं। रतन, तू जरा अपनी हैसियत देखकर कुछ चीज मांगे कर। मैं तुझे इतनी महंगी घड़ी नहीं दिला पाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो केवल वही घड़ी चाहिए और अगर आपने मुझे वो घड़ी नहीं दिलाई तो मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। रतन, तू दिन ब दिन बहुत जिद्दी होता जा रहा है। मेरे पास अभी तुझे घड़ी दिलाने के लिए पैसे नहीं है और तू अगर स्कूल नहीं गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी माँ का सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बने और तू है जो हर चीज की जिद करता रहता है। वो घड़ी तो मैं लेकर ही रहूंगा।
रतन, मैं मछलियाँ पकड़ने नदी किनारे जा रहा हूँ, तू ठीक समय पर स्कूल चले जाना। पिताजी चले गए। अब मैं तुरंत ही अपना गुल्लक फोड़ देता हूँ और उस गुल्लक में से जितने भी पैसे निकलेंगे उस पैसों से मैं वो घड़ी खरीदूंगा। अरे, इसमें तो बहुत ही कम पैसे निकले, इन पैसों से कुछ नहीं होगा। अरे रतन, अभी तक तू स्कूल नहीं गया और तूने ये अपना गुल्लक क्यों फोड़ा? नहीं पिताजी, मैंने गुल्लक नहीं फोड़ा। यहाँ पर वो बिल्ली आई थी जिसने ये गुल्लक अलमारी के ऊपर से गिरा दिया, जिससे ये गुल्लक फूट गया। रतन, तुम मुझसे झूठ मत कहा कर। मैं जानता हूँ तेरे ऊपर से वो घड़ी लेने का बुखार अभी तक उतरा नहीं है। ये पैसों को संभाल कर रख। देख, मेरे हाथ में चोट आ गई है और अब तो मैं 2 महीनों तक नदी किनारे मछलियाँ पकड़ने भी नहीं जा पाऊंगा। पता नहीं हमारा घर कैसे चलेगा। ये पैसे संभाल कर रख, जिससे कुछ समय का राशन पानी तो आ जाएगा और ऊपर से जमींदार का कर्ज है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो लगता है मेरे हाथों से मेरी जमीन गई। मगर पिताजी, आपके हाथ में कैसे चोट आई? रतन, में जैसे ही अपनी नाव पर चढ़ रहा था वैसे ही मेरा पैर फिसल गया और मैं किनारे पर गिर गया। पिताजी, ओ पिताजी, अब आप उठ जाइए और मेरे साथ चलिए। क्या हुआ रतन? और तेरी नींद आज इतनी सुबह सुबह कैसे खुल गई? और तू मुझे कहाँ ले जाना चाहता है? पिताजी, आप मेरे साथ किनारे पर चलिए, मैं वहाँ पर मछलियाँ पकड़ूंगा। अरे रतन, तू भला मछलियाँ कैसे पकड़ सकता है? तू अभी बहुत छोटा है। अरे पिताजी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं मछलियाँ पकड़ लूंगा। आप मुझे बताना मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं, मैं ठीक वैसे मछलियाँ पकड़ लूंगा। पिताजी, अब मुझे आप बताइए कि मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं। रतन बेटा, ये जाल जो पड़ा है उसे उठा और उसे नदी में फेंक। अरे देखिए पिताजी, मेरे जाल में कितनी सारी मछलियाँ आ चुकी हैं। अरे वाह बेटा, तू तो मछलियाँ पकड़ना एक ही दिन में सीख गया। पिताजी, अब तुम्हें मछलियाँ पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपका यह हाथ ठीक ना हो जाए, मैं हर रोज तुम्हारे साथ यहाँ आकर मछलियाँ पकड़ूंगा, जिसे बेचकर अपना घर चल सके, और साथ ही मैं विद्यालय में जाकर पढ़ाई भी करूंगा। अरे वाह रतन, आखिरकार तुझे अक्ल आ ही गई। और पिताजी, आप मुझे माफ कर देना, आज के बाद मैं किसी भी चीज को लेकर जिद नहीं करूंगा। पिताजी, अब हमें इन मछलियों को बेचने के लिए बाजार की ओर जाना चाहिए। आज सुबह से यूं ही खाली बैठा हूँ, अभी तक मेरा एक पौधा भी नहीं बिका। अरे बेटा, तुम्हें पौधा खरीदना है क्या? अरे बूढ़े बाबा, भला हम इस पौधे को खरीदकर क्या करेंगे? हमें इस पौधे की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे बेटा, आज सुबह से मैंने अभी तक अन्न का एक दाना भी नहीं खाया और आज सुबह से मेरा एक पौधा भी नहीं बिका। अगर आज मेरे ये पौधे नहीं बिके तो जरूर आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे बूढ़े बाबा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारा जीवन अभी वैसी आर्थिक तंगी के साथ गुजर रहा है। जमींदार का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैंने अभी कुछ दिनों में उसका सारा कर्ज नहीं दिया तो वो मेरी जमीन हड़प लेगा। ऐसी स्थिति में ये पौधा कैसे खरीद सकता हूँ? और वैसे ये पौधा किस चीज का है? बेटा, ये पौधा भाग्य बदलने वाला पौधा है। इसे तुम अपने आंगन में लगाना और देखना, जैसा तुम्हारा कर्म होगा वैसा ये पौधा तुम्हें फल देगा। अरे बूढ़े बाबा, भला ये कैसा पौधा हुआ जो मनुष्य के कर्मों के आधार पर उन्हें फल देता है? मैंने ऐसा पौधा तो आज तक ना देखा और ना ही इसके बारे में कुछ सुना। बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, ये मनुष्य के कर्मों के आधार पर उन्हें फल देता है। तुम्हारा जैसा कर्म होगा वैसा ही ये तुम्हें फल देगा। तुम इसे खरीद लो बेटा। पिताजी, जब ये बूढ़े बाबा इतना कह रहे हैं और इन्हें पैसों की आवश्यकता है तो आप ये पौधा ले क्यों नहीं लेते? हम इस पौधे को अपने आंगन में लगाएंगे। ठीक है राजू, अब तू कहता है तो ले ही लेते हैं। बूढ़े बाबा, एक पौधा तुम हमें दे दो और ये लो इसके पैसे।
अरे बेटा, तू कब तक यूं इस पौधे के आगे खड़ा रहेगा? ये कोई मनुष्य के कर्मों के आधार पर उन्हें फल देने वाला पौधा नहीं है। वो तो बूढ़े बाबा ने हमें बेचने के लिए ये सब बातें कह दी है। चल, घर के भीतर चल। अरे बाप रे बाप, ये पौधा कितना बड़ा और सोने का हो गया है। पिताजी, ओ पिताजी। अरे क्या हुआ रतन? अरे ये पौधा तो सोने का हो गया। देखिए पिताजी, ये पौधा कितना बड़ा और सोने का हो गया है। इसका मतलब वो बूढ़े बाबा ने बिल्कुल सही कहा था। ये पौधा मनुष्य के कर्मों के आधार पर उन्हें फल देता है। तूने बिल्कुल सही कहा रतन, वो बूढ़े बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा। अब इस पौधे की मदद से हम जमींदार का सारा कर्ज भी चुका देंगे और हमें हमारी जमीन वापस भी मिल जाएगी। राजू, ओ राजू, राजू बेटा देख, सूरज सर पर आ गया है। गांव के सभी युवक अपने खेतों पर काम के लिए निकल गए हैं और तू है जो यहाँ घोड़े बेचकर सो रहा है। बेटा राजू, अब तो उठ जा। किसान का बेटा होकर दिन भर सोया रहता है। बाकी बच्चों को देख, अपने माता पिता का कितना काम कराते हैं और एक तू है जिसे सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती। और मैंने तुझे एक काम बताया था, तू गेहूं पिसा कर लेकर आया? अरे पिताजी, क्षमा करिए, मैं भूल गया। क्या भूल गया? तुझे मैंने खाली एक काम बोला था, तूने वो भी नहीं किया। हाय रे मेरी किस्मत, एक ऐसा बेटा दिया है जिसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि अपना बूढ़ा बाप दिन रात खेती करता है और खेती के साथ साथ घर का सारा काम भी मुझे ही करना पड़ता है। पता नहीं इसे कब अकल आएगी। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। देखना, एक दिन मैं खूब सारे पैसे कमाऊंगा, राजा बनूंगा राजा। तुम्हारे सभी सपने पूरे कर दूंगा। बोलने से ना आज तक कोई राजा बना है और ना ही कभी बनेगा। राजा बनने के लिए खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात परिश्रम करना पड़ता है, जब जाकर सपने पूरे हो पाते हैं। और एक तू है जिसे सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती। बेटा, तेरी माँ तो मुझे और तुझे इस दुनिया में अकेला ही छोड़ गई। अगर मैं भी चला गया तो फिर तेरा क्या होगा? मुझे तो यह सोच कर ही डर लगता है। अरे पिताजी, तुम फिर शुरू हो गए। मुझे थोड़ी देर और सोने दो। अरे बाप रे बाप, इस लड़के का क्या होगा? मुझे तो ये सोच कर ही चिंता रहती है, आखिर ये मेरे जाने के बाद क्या करेगा? आलसी कहीं का। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। साधु महाराज, साधु महाराज, आप मेरी समस्या का हल बताइए। क्या हुआ हरिया बाबा? आपको मैं किस समस्या का हल बताऊं? पहले तुम मुझे अपनी समस्या बताओ तो। साधु महाराज, मेरा बेटा राजू बहुत आलसी है, दिन भर घर में सोया रहता है और मेरे काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटवाता है। मैं अपने बेटे से बड़ा परेशान हूँ साधु महाराज। क्या तुम्हारा बेटा इतना आलसी है जो सारा दिन सोया रहता है और कुछ काम भी नहीं करता? साधु महाराज, आज सुबह सुबह मैंने उसे गेहूं पिसवाने के लिए जाने को कहा था, मगर वो तो आराम से सो रहा है और खेत का सारा कामकाज मुझे ही देखना पड़ता है। पता नहीं मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। मुझे तो ये सोच कर ही चिंता होती है। आगे बेटा है वो मेरा, मुझे उसकी चिंता हर पल रहती है साधु महाराज। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। एक पिता को अपने पुत्र की चिंता हमेशा सताती है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम इस उपाय को करोगे तो देखना, तुम्हारे पुत्र की अक्ल जरूर ठिकाने पर आ जाएगी। वो क्या उपाय है साधु महाराज? वो ये उपाय है कि तुम्हें तुम्हारे पुत्र को सुधारने के लिए एक नाटक करना होगा, जिसमें तुम्हें बीमार होने का नाटक करना है। तुम्हारी पीड़ा देखकर देखना, तुम्हारा पुत्र की अक्ल अवश्य ठिकाने पर आ जाएगी। ठीक है साधु महाराज,
अब से मैं बीमार होने का नाटक करूंगा। हाय रे, मेरी कमर कितने जोरों से दुख रही है। पता नहीं आज सुबह से मेरे साथ ये क्या हो रहा है। हाथ पैर में इतना दर्द क्यों है? अरे क्या हुआ पिताजी, आप इतने जोरों से क्यों चिल्ला रहे हो? अब मैं तुझे क्या बताऊं। पता नहीं आज सुबह से मेरे हाथ पैर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं तुझे क्या बताऊं। पिताजी मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। अरे नहीं बेटा, वैद्य जी को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। घर में एक पैसा भी नहीं है, तो फिर तू वैद्य जी को क्या देगा? मैं तो ठीक हो जाऊंगा। बुढ़ापे में ज्यादा काम करने के कारण मेरी ये हालत हो गई है। तू चिंता मत कर, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। आज पिताजी की तबीयत बिगड़ने का कारण केवल मैं ही हूँ। मैं ही उन्हें इतनी उम्र में काम में हाथ नहीं बटवाता था, सारा दिन सोया रहता था, और पिताजी की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई। माँ तो मुझे इस दुनिया में अकेला ही छोड़ गई। एक पिताजी है, अगर उन्हें भी कुछ हो गया तो फिर मेरा इस दुनिया में है ही कौन? पिताजी आज के बाद तुम्हें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। आज से सारे काम मैं ही करूँगा। पिताजी अब मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ। मैं सुबह से इस खेत की खुदाई में लगा हूँ, किंतु आज मुझे यह खेत की पूरी खुदाई करनी होगी। पिताजी आप आराम करिए, मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर आता हूँ, फिर मैं खाना पकाऊंगा। अरे बेटा, मैं जाकर आता हूँ। अरे नहीं पिताजी, आप आराम करिए, मैं जाकर आता हूँ। इतनी लकड़ियाँ बहुत है। अब मैं इन लकड़ियों को तुरंत घर की ओर लेकर जाता हूँ। पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब है। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अपने पिताजी का इलाज वैद्य जी से करवा पाऊँ। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। अगर मैं अपने पिताजी का काम में हाथ बंटवाता और उन्हें काम नहीं करने देता तो पिताजी आज स्वस्थ होते। इस स्थिति में मेरी सहायता केवल गांव के साधु महाराज ही कर सकते हैं। मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। साधु महाराज, साधु महाराज, कृपया करके आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। अरे क्या हुआ राजू, क्या बात है? तुम बड़े परेशान लगते हो। साधु महाराज, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। कल सुबह से मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अपने पिताजी का इलाज वैद्य जी से करवा पाऊं। अब मेरे साथ मेरे घर चलिए। लगता है इसकी अक्ल ठिकाने पर आ गई है। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर की ओर चलता हूँ। अरे साधु महाराज, आज आपका हमारे घर की ओर कैसे आना हुआ? मुझे यहाँ तुम्हारा ये पुत्र जबरदस्ती लेकर आया है। ये कह रहा था कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। पिताजी आप बैठ जाइए, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। हरिया बाबा, मुझे लगता है अब तुम्हारे पुत्र की अक्ल अच्छी तरह से ठिकाने पर आ गई है। अकल ठिकाने पर आ गई? साधु महाराज, आप ये क्या कह रहे हो? अरे राजू, तुम्हारे पिताजी मेरे पास आए थे और कह रहे थे। तो साधु महाराज, आप मेरी समस्या का हल बताइए। क्या हुआ हरिया बाबा, आपको मैं किस समस्या का हल बताऊं? पहले तुम मुझे अपनी समस्या बताओ तो। साधु महाराज, मेरा बेटा राजू बहुत आलसी है, दिन भर घर में सोया रहता है और मेरे काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बंटवाता है। मैं अपने बेटे से बड़ा परेशान हूँ साधु महाराज। तो इसका मतलब पिताजी आप मुझे सबक सिखाने के लिए नाटक कर रहे थे? आपकी तबीयत खराब नहीं है? हाँ बेटा,
मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मगर तुझे सबक सिखाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। राजू, ये तो एक नाटक था, मगर ऐसी स्थिति अगर हकीकत में हो जाए, ज्यादा काम करने से तुम्हारे बूढ़े पिता की तबीयत खराब हो जाए, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हें घर का सारा काम काज, खेती बाड़ी तुम्हें ही करनी चाहिए। अब तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो चुके हैं। साधु महाराज, धन्यवाद जो आपने मेरी बंद आंखें खोल दी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद अपने पिताजी को कुछ भी काम नहीं करने दूंगा। सारा काम मैं ही करूंगा और खूब मेहनत करूंगा। शाबाश, तुम एक अच्छे पुत्र हो। पुत्र, मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। कहने से कुछ हासिल नहीं होता, उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होता है। आपने बिल्कुल सही कहा साधु महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज, जो आपने मेरे बेटे की आंखें खोल दी।